वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्वेंट्री का टॉपिक हमने काफी तफसील से पढ़ लिया। इसमें आपका कोई सवाल? ये जो कंप्रीहेंसिव एग्जांपल थी इनमें क्या हो गया था, कुछ किया था या अभी करना है हमने? ये भी करना है हमने। ओके, हम यहीं से आगाज करते हैं। किड्स पार्टी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टॉयज। Following information is available regarding 4 of its inventory items on 31st December 2017. टॉय कार्स हैं जी 10,000 यूनिट 1250 रुपए के हिसाब से, ये उसकी कॉस्ट है, जबकि उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200 है। इस तरह डॉल हाउस है 5000 का, 5000 यूनिट है, 1800 उसकी कॉस्ट है, 2700 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। स्टफ टॉयज हैं 1850 यूनिट्स हैं, 1200 की कॉस्ट पर यूनिट है, 1900 उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। फिर मिनियन कॉस्ट्यूम्स हैं 870 यूनिट्स हैं, 1500 की कॉस्ट है और 2500 नॉर्मल प्राइस है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। A sales order for 3000 toy cars at 1100 per unit is in hand. The remaining units can be sold at a normal price after incurring selling cost of 150 per unit. हमने ये पढ़ रखा है कि एनआरवी निकालते हुए जितने यूनिट्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, जिनका पहले से सौदा हुआ पड़ा है, उनकी एनआरवी तो उस सौदे के मुताबिक निकालेंगे, और बाकियों की एनआरवी जो एस्टिमेटेड सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल है उसके मुताबिक निकालेंगे। अब टॉय कार्स हैं 10,000 यूनिट है हमारे पास, और 1100 पे हमारा सौदा हुआ पड़ा है 3000 गाड़ियों का। इसका मतलब है कि 10,000 में से 3000 गाड़ियों की एनआरवी तो 1100 रुपए के हिसाब से निकलेगी, और जो बाकी की 7000 गाड़ियां हैं उनका सौदा नहीं हुआ तो उनकी जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से देखेंगे। मार्केट प्राइस है 1200 और उस पर 150 की सेलिंग कॉस्ट भी आएगी, तो 1200 ने फिर 150 1050, ये इसकी एनआरवी निकल आएगी। अच्छा, अब ये जिसकी एनआरवी 1100 है, यहाँ कॉस्ट क्या है 1250, तो विच एवर इज लोअर 1100, और यहाँ पे 1050 है और कॉस्ट है 1250, तो यहाँ विच एवर इज लोअर 1050। मैं क्या करूंगा, यहाँ 1050 को 7000 से ज़रब कर दूंगा और यहाँ 1100 को 3000 से ज़रब कर दूंगा, तो मेरे पास इन्वेंट्री की वैल्यू निकल आएगी। ये वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर इन्वेंट्री में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होना है। डॉल हाउस पे आ जाते हैं। डॉल हाउस के 5000 यूनिट है। नीचे कहता है जी डॉल हाउस इंक्लूड्स 1000 डिफेक्टिव यूनिट्स विद नो स्क्रैप वैल्यू। 20% of the remaining doll houses are damaged and can be sold at 50% of the cost. अब डॉल हाउसेज हमारे पास है 5000। 5000 में से कहते हैं 1000 तो डिफेक्टिव है, नील वैल्यू है इनकी, ये तो वैसे ही खत्म हो गए, जीरो हो गए। बाकी बचे 4000। इस 4000 का 20% डैमेज्ड है 800, और बाकी के 3200 जो है वो गुड है। जो गुड यूनिट हैं उसकी कॉस्ट है 1800, सेल है 2700, विच एवर इज लोअर 1800, तो ये 3200 यूनिट की वैल्यू तो निकलेगी 1800। जबकि जो डैमेज यूनिट हैं वो कहता है कि जी 50% ऑफ द कॉस्ट पे बिक सकेंगे। कॉस्ट है 1800, 1800 का 50% 900, इसका मतलब है 1800 एंड 900, विच एवर इज लोअर, जाहिर है 900, तो 800 यूनिट ज़रब 900 हो जाएगा और 3200 यूनिट ज़रब 1800 हो जाएगा, और इसको भी सम कर लेंगे तो ये इन्वेंट्री की वैल्यू निकल आएगी जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है। इसी तरह स्टफ टॉयज पे आ जाते हैं। स्टफ टॉयज कॉस्टिंग 4,20,000 वर एक्सीडेंटली डैमेज्ड एंड आर बियॉन्ड रिपेयर। अच्छा, यहाँ स्टफ टॉयज कितने के हैं 1850 यूनिट है, 1200 का एक है। उसने में यूनिट नहीं बताए, रुपए बता दिए। उसने कहा जी 4,20,000 रुपए के टॉयज डेड हो गए हैं, तो 4,20,000 तकसीम क्या करूंगा 1200 पर यूनिट, तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे, है ना। टोटल अमाउंट है 420, एक यूनिट 1200 का, तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेंगे 420 तकसीम 1200,
350। इसका मतलब है 350 यूनिट जो है वो डेड हो गए। टोटल है 1850, तो 350 निकल के पीछे बचे 1500। किड्स पार्टी एंड कंपनी प्लान्स टू सेल दीज टॉयज एज स्क्रैप। अच्छा, ये स्क्रैप के तौर पे बिक सकते हैं। फ्रॉम सच सेल एन एस्टिमेटेड ऑफ 1,75,000 रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 350 यूनिट हैं, इनसे कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे? 1 लाख। तो ये उसकी एनआरवी है। 350 की कॉस्ट क्या थी? 4,20,000। तो विच एवर इज लोअर? 1,75। 4,20 की कॉस्ट है, 1,75 एनआरवी है, विच एवर इज लोअर? 1,75। तो ये 350 यूनिट की एनआरवी तो हम ले लेंगे 175, 1,75,000। बाकी कितने यूनिट बचे? 1500। टोटल 1850 थे ना, उसमें से 350 बाकी बचे 1500। ₹6300 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं इसमें से। तो एनआरवी इसकी निकल आएगी 1,88,700, सॉरी 1,68,700। और 1500 यूनिट की कॉस्ट क्या है? 1200। 1200 और 1900, विच एवर इज लोअर? 1200। और इसी तरह आखिरी आ गया ऑल मिनियन कॉस्ट्यूम्स। मिनियन कॉस्ट्यूम है 870। एक कॉस्ट्यूम 1500 का है, सेल 2500 है। ऑल मिनियन कॉस्ट्यूम्स हैव मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स एंड कैन बी सोल्ड इन परसेंटेज इन प्रेजेंट कंडीशन एट 1350 पर यूनिट। सारे ही खराब हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, सारे ही 1350 के बिक सकते हैं, लेकिन 60% of the units can be rectified at a cost of 200, after which they can be sold for rupees 1600 per unit. अब जरा गौर करें, अगर मैं उन पे 200 रुपया खर्च कर दूं तो फिर वो 1600 के बिक जाएंगे, यानी नेट मुझे 1400 रुपये मिल जाएगा। और अगर मैं इसी हालत में बेच दूं तो 1350 के बिकेंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ठीक करके बेचने चाहिए ताकि 50 रुपये ज्यादा मिल जाए। और ठीक तो सिर्फ 60% हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 40% तो ठीक नहीं हो सकते, 40% तो 1350 के ही बिकेंगे, जबकि उसकी कॉस्ट क्या है? 1500। विच एवर इज लोअर? 1350। जबकि 60% यूनिट 1600 नफी 1400, 1600 नफी 200, 1400 के बिक जाएंगे, और कॉस्ट है 1500। तो विच एवर इज लोअर? 1400। तो मैं फिर ऐसे ही करूंगा कि 60% को 1400 पे ले लूंगा और 40% को 1350 पे ले लूंगा। तो ये मुझे इसकी एनआरवी विच एवर इज लोअर मिल जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद में, तो ये है वो तरीका कि जब मुझे कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर निकाल, तरह से हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, ये एनआरवी का टॉपिक मेरा ख्याल है वाजे हो गया। फिर ये आ गया वही, कॉस्ट इतनी है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस इतनी है, कॉस्ट टू सेल इतनी है, इनमें ये तो उन्होंने इसी को हल किया मेरा ख्याल है, सोल्यूशन है ये। एग्जांपल 19। अब इसमें देखिए, ये आपको याद है परपेचुअल और पीरियोडिक वाला जो हमने किया था। एके लिमिटेड फॉलोज अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। उसमें कहता है फलां तारीख को इतनी ओपनिंग इतनी थी, फिर इतनी परचेज हुई, फिर परचेज हुई, परचेज हुई, सेल हुई। और इसमें कुछ बता रहा है कि कुछ खराब हो गए हैं कुछ, ठीक है। और वो कहता है कि जरा इन्वेंट्री का वर्किंग बना दें। तो चूंकि परपेचुअल में आपको याद होगा कि वो 9 कॉलम बनते हैं, रिसीट, इशू एंड बैलेंस का 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के, उस तरह से इसको बनाया जाएगा। फाइफो पे बनाना है या वेटेड एवरेज बनाना है, कहता है फाइफो पे भी बना दें, वेटेड एवरेज पे भी बना दें। ये काम हम पहले ही कर चुके हैं, ये उसका आगे उसने बना भी दिया। ये वाली ये इसकी एंट्री है। कहते हैं जी नंबर 1, 100 यूनिट्स आउट ऑफ 4200 यूनिट परचेज ऑन 13 जनवरी वर फाउंड डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर। तो जो वापस कर दिए हैं उसकी क्या एंट्री होगी? जो वापस
परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी? परपेचुअल मेथड में पेएबल डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। अगर पीरियोडिक होता तो पेएबल डेबिट हो जाता है और परचेजेस क्रेडिट हो जाते। नंबर 2, inventory count conducted on 31st January reveals that 4,820 units were physically available. ये क्लोजिंग यूनिट आ गए हैं। अब अगर आप वैसे अगर देखें तो आपके पास यूनिट बनते कितने हैं? 3500 ओपनिंग थे, ये आपने परचेज कर लिए, ये आपने सेल कर दिए, तो 3500 जमा 3700 4200 और 2000 ये सब जमा कर लेना। तो ये आपके पास यूनिट थे 4 2 6 3 9,900 10,400 13,400। तो 13,400 यूनिट थे आपके पास ओपनिंग समेत, और उसमें से 8,500 बिक गए, तो बचे कितने? 4,900। लेकिन जब आपने एंड पे वर्किंग की तो वो 4,900 की जगह कितने निकले? 4820। यानी कितने यूनिट शॉर्ट निकले? 80 यूनिट शॉर्ट निकला है। 80 यूनिट्स शॉर्ट निकला है। अब ये जो 80 यूनिट शॉर्ट हैं, ये क्यों शॉर्ट हैं? किसी नॉर्मल लॉस की वजह से शॉर्ट हैं या किसी एबनॉर्मल लॉस की वजह से शॉर्ट हैं? ये तय करना पड़ेगा। अब सवाल में कुछ नहीं बताया हुआ तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हम इसको नॉर्मल लॉस एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत मामूली सी तादाद लग रही है, 13,000 यूनिट थे हमारे पास, उसमें से सिर्फ 80 शॉर्ट है, तो मतलब हम ले सकते हैं कि बहुत मामूली सी अमाउंट है, तो नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री परपेचुअल में क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। और पीरियोडिक सिस्टम में क्या होती है? कोई एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में तो आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,820 के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे बस। परपेचुअल में चूंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी 4,900 आई पड़ी है, अब आपने उसको घटा के 4,820 पे लाना है, तो एंट्री डालनी पड़ेगी। पीरियोडिक में तो आपने रिकॉर्ड इतने से करना है, इसलिए उसमें अलग से कोई एंट्री नहीं डलती है। ओके उसके बाद तो यहाँ वो यूनिट ज्यादा के निकाल रहा है, फिर चेक करें, हमारे पास तो कम आ रहे हैं। जरा कैलकुलेशन देखिए, मैंने गलत तो नहीं कर लिया 4900 की? 3500 जमा 3700 जमा 4200 जमा 2000, नफी 3000 नफी 5500, कितना? 4,900 ही आता है। नीचे सोल्यूशन 4,800 लिया हुआ, कोई गड़बड़ की हुई है उन्होंने, 4,900 ही आता है। लेकिन चलें वो भी एस्पेक्ट बता देता हूँ, वाजे कर देता हूँ। फर्ज करें कि ये सेल 5,500 ना होती, 5,600 होती है ना, तो फिर नतीजतन आपके पास इन्वेंट्री कितनी निकल आती? 4,900 की जगह 4,000, और अब फिजिकली 4,820 पड़े हुए हैं। यानी फिजिकली शॉर्ट होने के बजाय
एक्सेस हो गए। इसका क्या मतलब है, जैसे शॉर्ट को हम कॉस्ट ऑफ सेल में एक्सपेंस गिन लेते हैं, ऐसी एक्सेस को हम कॉस्ट ऑफ सेल में रिडक्शन गेन गिन लेते हैं। एंट्री उलट जाती है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाती है। फिर इसकी एंट्रियां बनानी है मेरा ख्याल है, नहीं इसमें भी इन्वेंट्री लेजर कार्ड ही है, इतने यूनिट खरीद लिए, इतने बेच दिए, इतने, ये भी वही कार्ड ही आपने बनाना है। यानी फाइफो की तर्ज पे ये जो वर्किंग है, इस तरह की वर्किंग बनानी है। ओमिक्रॉन ट्रेडर्स, ओमिक्रॉन का पहले से पता था इन्हें। ओमिक्रॉन ट्रेडर, ये भी कॉन्स्पिरेसी एक है कि कितने साल पहले ही ओमिक्रॉन का इनको पता था। ओमिक्रॉन ट्रेडर्स डील्स इन वन प्रोडक्ट, फॉलोइंग information for the month of June 19 has been collected for preparation of trading account। आप देखें ना, ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है अभी चंद महीने हुए हैं, है ना, तो ये 2019 का उनको पता है। अच्छा जी, ये साजिश अमेरिका ही करा रहा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून हैज बीन कलेक्टेड, ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, परचेज इतनी है, सेल इतनी है। अच्छा, यहाँ अब एक चीज कैच क्या है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि सेल्स टैक्स आमतौर पे एडजस्टेबल या रिफंडेबल होता है, इसीलिए इसको इग्नोर किया जाता है। अब नीचे वो बताता है कि सेल्स टैक्स जो है ना वो 17% है परचेज का, और वो एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है। इसका मतलब है मुझे टैक्सेस के बगैर वाली वैल्यू लेनी है। अब अगर 23,40,000 में सेल्स टैक्स शामिल है, बगैर सेल टैक्स क्या फिगर होगी? नहीं, ये सेल नहीं, परचेज की बात कर रहा हूँ, 23,40,000 की बात कर रहा हूँ। इसमें 17% इंक्लूसिव ले लें इसको, हाँ, तो कॉस्ट निकाल लें, तो कैसे निकलेगी? इसको 117% पे डिवाइड कर देंगे, यानी जिस हम कहते हैं ना, कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स इज इक्वल टू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो कॉस्ट अगर 100 है तो उसका 17% सेल टैक्स है, तो ये 117 हो जाएगी। अब मुझे जो वैल्यू दी हुई है वो 117 दी हुई है, और मुझे 100 ढूंढनी है, तो मैं क्या करूंगा, 100 बटा 117 जरा 23,40,000, तो जवाब आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, इसका मतलब है मुझे यहाँ परचेज 20 लाख रुपए की लेनी है, 11,000 यूनिट डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगा। बस इसमें मेनली कैच यही था, बाकी इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। बाकी यूनिट शॉर्ट हो गए हैं, ये कुछ तरह की चीजों की पहले भी हम बात कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके जीपी तक, ये वाली हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज जीपी, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। लें जी, तो इस तरह से इन्वेंट्री जो है वो अपने खत्म को पहुंचता है। इन्वेंट्री में एक चीज मैंने छोड़ी थी, ओवरहेड से मुतल्लिक बातें कुछ छोड़ी थी, वो मैं इंशाल्लाह आपको इस अगले चैप्टर के साथ कराऊंगा, क्योंकि वो इससे मुतल्लिक है। अब हमने अगला जो करना है वो करना है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आइए इसका कुछ ब्रीफ सा तारुफ देख लेते हैं, फिर इसका आगाज बाकायदा जो है वो हो जाएगा बाद में। Q1 का पुराना लेक्चर खुला हुआ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालती है? यहां समझने वाली बात यह है कि एक ट्रेडिंग बिजनेस में आप ये कहते हैं कि भाई कोई ओपनिंग इन्वेंट्री थी, कुछ हमने परचेज कर ली,
लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो बाकी की सेल हो गई होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा भाई, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री थी, कुछ हमने खुद से मैन्युफैक्चर कर ली, परचेज नहीं की, मैन्युफैक्चर कर ली, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो सोल्ड निकल आएगी। अगर आप गौर करें तो दोनों के बुनियादी ढांचे में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, यहाँ पे परचेजेस आएगा क्योंकि हम चीजें खुद नहीं बनाते, हम ट्रेडर हैं, हम बनी बनाई खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन चीज खुद तैयार करती है, बाकी वही रहता है। तो ये बुनियादी फर्क आने की वजह से अब हमें ये तलाश करना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। परचेजेस में तो हम ये कहेंगे ना कि हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, खरीदा कितने का। मैन्युफैक्चरिंग में हम कहेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये कैसे निकलेगी? किसी भी चीज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आमतौर पे 3 आइटम्स चाहिए होती हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, भाई मैं को रॉ मटेरियल लाया हूँगा और मैंने इस्तेमाल किया होगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ मुझे वो चाहिए। अच्छा, अब रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कैसे मिलेगी? अगेन उसमें भी वही मसला है कि कोई रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, कोई रॉ मटेरियल की परचेजेस होंगी, लेस रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, तो क्या जवाब आ जाएगा? रॉ मटेरियल यूज्ड, क्योंकि ये सेल नहीं होता, ये यूज्ड है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि भाई ओपनिंग में मेरे पास 100 किलो मटेरियल पड़ा था, 800 किलो मैंने और खरीद लिया, 900 किलो हो गया, और 200 किलो बच गया, इसका मतलब है बाकी का 700 यूज हो गया। कहाँ यूज हो गया? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हो गया। यूज होने से मुराद क्या है कि गोदाम से निकाल के अंदर फैक्ट्री में भेज दिया। यूज होने से मतलब ये तो नहीं है कि गायब हो गया, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में भेज दिए। जैसे फर्ज कीजिए कि आप फर्नीचर बनाते हैं, तो आपके पास लकड़ी पड़ी होगी बेताशा, आपने उस गोदाम में से लकड़ी निकाली है और अंदर जहां फर्नीचर तैयार हो रहा है वहां भेज दी है। कितने की भेज दी है? 700 की भेज दी, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकला है। तो दूसरी बड़ी अहम चीज जो आपको चाहिए होती है वो होती है लेबर कॉस्ट। जाहिर है उस रॉ मटेरियल के ऊपर किसी कारीगर ने काम करना है, उसको पैसे देने होंगे, तो दूसरा काम जो है वो ये है कि आपने कारीगर को पैसे कितने दिए हैं। तो लेट से आपने कारीगर को पैसे दिए हैं 1500, तो ये भी जमा करेंगे। तीसरी चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग के अदर एक्सपेंसेस, जिनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, बाज़ औक़ात फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, FOH। कोई देखें, जब आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री में, तो आपको मटेरियल चाहिए, आपको कारीगर चाहिए, और इसके अलावा आपको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी और चीजें भी चाहिए जिनकी मदद से ये चीज तैयार होनी है। खाली कारीगर और मटेरियल से तैयार तो नहीं हो जाएगी। मसलन एक आम सी दुकान की बात भी करें कि एक फर्नीचर का जो मैन्युफैक्चरर है, एक दुकानदार है जो अपनी छोटी सी दुकान में बैठा फर्नीचर बना रहा है, उसको भी कारीगर और लकड़ी के अलावा क्या चाहिए? उसको टूल्स चाहिए हैं, उसको हथौड़े चाहिए हैं, उसको आरा चाहिए है, उसको ग्लू चाहिए है, उसको ये चीजें चाहिए जिनसे उसने काम करना है। ये क्या कहलाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैंने कहा, फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा। अगर फैक्ट्री किराए पे नहीं है, अपनी है, तो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं उनकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उन मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगी, फैक्ट्री की रिपेयर, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगी। फैक्ट्री में ये जो कारीगर काम कर रहे हैं, इन कारीगर के अलावा भी तो लोग काम कर रहे होंगे, सिर्फ कारीगर ही तो काम नहीं करता।
कोई फैक्ट्री का सुपरवाइजर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई जनरल मैनेजर होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, कोई हेल्पर होगा, कोई सफाई करने वाला क्लीनर होगा, कोई गोदाम को संभालने वाले लोग होंगे, है ना, कोई कैंटीन पे लोग होंगे जो उन एम्प्लॉयज के लिए काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो इसी तरह मैं तो डायरेक्ट लेबर मतलब कारीगर के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस, मशीनों का किराया, मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस या मशीनों की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो बिजली का बिल, गैस का बिल फैक्ट्री का वो आ जाएगा, टेलीफोन का बिल वो आ जाएगा, फ्यूल का बिल, जनरेटर का बिल। तो मैन्युफैक्चरिंग से मतलब जितने भी खर्चे हैं वो सब आ जाएंगे। तो सबको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। फर्ज कर लीजिए कि वो 900 के हैं, तो 1500, 7, 2200 और 900, 3100 को मैं कहूंगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि इस मर्तबा जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा किया है वो है 3100। इसी को ही फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट, कि इस मर्तबा मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट आई है 3100। इस मर्तबा मैंने 3100 डाला है, कोई पहले वाला बचा पड़ा भी तो हो सकता है। मैं प्लस करूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। भाई कोई पहले से माल फैक्ट्री के अंदर बन रहा था, वो पहले से बन रहा था, इन प्रोसेस था, इनकम्प्लीट था। मसलन आज दिन का आगाज हुआ, तो कल जो लकड़ी के तख्ते हमने कटाई करके बीच में छोड़ दिए थे कि यार बाकी काम कल करेंगे, तो जब सुबह आए तो ऑलरेडी पहले से फटे अंदर पड़े हुए हैं, मजीद 4 फटे और आ गए। ये जो 4 और आ गए ये तो है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो पहले से पड़े हुए थे वो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जमा कर देंगे। सपोज 200 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था, इसका मतलब है कि कुल माल इस वक्त जो अंडर मैन्युफैक्चरिंग है वो कितना है, 3300। टोटल गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टोटल जो चीजें इन प्रोसेस हैं वो है 3300। अच्छा, जब महीना खत्म होगा तो मैं कहूंगा यार जो क्लोजिंग में चीजें इन प्रोसेस हैं वो निकाल दो, फर्ज करो 350 की। इसका मतलब है बाकी का 2950 क्या हुआ है, वो तैयार हो गया। इसको कहूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि इस मर्तबा मैंने 2950 रुपए की चीजें तैयार कर ली हैं। अब इससे आगे फिर वही बात चलेगी। अब ये चीजें तैयार हो गई हैं, इसमें ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स जमा करूंगा जो पहले से गुड्स तैयार पड़ी हुई थी, और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स नफी करूंगा। तो जवाब क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मसलन 2950 मैंने इस दफा बनाई है, 670 की चीजें पहले से पड़ी थी तैयार। तो 2950 जमा 670, 3620। ये 3620 क्या है, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और साल जब खत्म हुआ तो 400 की चीजें बची पड़ी हैं, इसका मतलब है 3220 की चीजें हमने बेच दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो अगर आप याद करें, ये जो आखिरी हिस्सा है, ये वही है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स जमा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना, ये वही चीज है।
कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग फिनिश गुड जमा कर दी, क्लोजिंग फिनिश गुड नफी कर दी, तो कॉस्ट ऑफ। तो मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये इसका एक ब्रॉड आउटलाइन है, बाकी इसके ऊपर बात इंशाल्लाह कल करेंगे।